यहाँ पर हम देखें लोको का न्यूमेटिक सर्किट। तो लोको का न्यूमेटिक सर्किट किस तरीके से है। एमआर चार्जिंग सिस्टम। एमआर चार्जिंग सिस्टम हम देखें WAG5 लोको में एमआर चार्ज करने के लिए 3 कंप्रेसर लगे हैं और कंप्रेसर के चलने पर वातावरण की हवा एयर मेज ऑयल बाथ फिल्टर से साफ होकर के हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड होकर के NRV के द्वारा एक कॉमन पाइप में जाकर के आफ्टर कूलर 1 2 3 में ठंडी होकर के MR 1 2 3 4 तथा संपूर्ण सिस्टम को चार्ज करती है। प्रत्येक MR की क्षमता 211 लीटर है और प्रत्येक MCP की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी बल्ब लगी है जिसकी सेटिंग 11.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो प्रत्येक MP की सुरक्षा के लिए एक क्या लगा हुआ है, सेफ्टी बल्ब लगा है जिसकी सेटिंग है, सेफ्टी बल्ब की सेटिंग क्या है, 11.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण एयर सिस्टम तथा MR की सुरक्षा के लिए MR2 के बाद एक सेफ्टी बल्ब लगाया गया है जिसकी सेटिंग है 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। MR12 के साथ 2 ऑटो ब्लो डाउन बल्ब कटआउट कॉक के साथ लगाए गए हैं। ये बल्ब कट इन और कटआउट के समय ब्लो होते हैं। AVD बल्ब के डिफेक्टिव होने पर उन्हें कटआउट कॉक के द्वारा आइसोलेट किया जा सकता है। फिर MR1 के पहले तथा MR4 के बाद 2 CDC ड्रेन कॉक के साथ लगाए गए हैं और प्रत्येक MR आफ्टर कूलर और विभिन्न आवश्यक पाइपों पर भी ड्रेन कॉक लगाए गए हैं जिन्हें हॉल्ट पर अथवा समय समय पर ड्रेन करना अति आवश्यक है। MR सिस्टम का उपयोग। MR सिस्टम का उपयोग किस तरीके से करते हैं। MR1 MR की हवा MR2 को जाती है। MR2 की हवा निम्न स्थानों को जाती है। MR2 की हवा MR3 को जाती है। MR2 की हवा DCV के बाद सेंडर्स बाइपर्स तथा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फीड वाल्व के द्वारा MR की हवा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नियंत्रित होकर के फीड पाइप को जाती है। RGCP तथा VEAD वाल्व को जाती है। MR इक्वलाइजिंग पाइप को जाती है। फिर MR3 की बात करें, MR3 की हवा निम्न स्थानों को जाती है जैसे कंट्रोल रिजर्वायर में जाती है जहाँ से VA पैनल SMGR तथा R1 को खुला रहने पर NRV के द्वारा DJ और पेंटो के लिए जाती है। साथ ही RAL को खुला रहने पर इमरजेंसी रिजर्वायर में भी जाती है। MR3 की हवा एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व के द्वारा ADD एड C2 रिले वाल्व को जाती है जिससे एडिशनल C2 रिले वाल्व को जाती है जिससे ब्रेक पाइप चार्ज किया जाता है। MR4 की बात करें, MR4 से हवा निम्न स्थानों को जाती है। MR4 के बाद एक कटआउट कॉक लगाया गया है। यह कटआउट कॉक खुला रहने पर MR4 की हवा A9 SA9 MU2B C2 रिले बल्ब तथा C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब आदि को जाती है। दोनों कैब में लगे गेज और हॉर्न आदि को जाती है। फिर है कंप्रेसर अनलोडर बल्ब। कंप्रेसर अनलोडर बल्ब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। कंप्रेसर स्टार्ट होते समय उसके डिलीवरी पाइप में हमेशा शून्य प्रेशर होना चाहिए, अन्यथा कंप्रेसर पर बैक प्रेशर आने से कंप्रेसर जल सकता है। इसलिए कंप्रेसर स्टार्ट होने के पूर्व उसके डिलीवरी पाइप का प्रेशर शून्य करने हेतु उसी पाइप पर एक अनलोडर बल्ब NC7 लगाया गया है। स्थान की बात करें, कैब 1 के पीछे तीनों कंप्रेसर के डिलीवरी पाइप पर लगे हैं और प्रत्येक बल्ब को एक एक कॉक लगा है जो सामान्यतः खुला रहना चाहिए। नोट हम देखें यहाँ पर कि सभी चालक और सह चालक ध्यान रखें कि कंप्रेसर बंद होते समय या स्टार्ट होने के 5 सेकंड तक इस बल्ब से प्रेशर का एग्जॉस्ट होना सामान्य बात है। इसके लिए रिले Q119 लगा है। फिर है सामान्य दोष की बात करें, यदि इस बल्ब से लगातार प्रेशर एग्जॉस्ट हो रहा है तो ऐसे समय उस बल्ब के कॉक को बंद करें एवं संबंधित कंप्रेसर को चालू न करें और यदि इस कंप्रेसर को चलाना ज़रूरी हो तो उसे चला करके सेक्शन क्लियर करके TLC से उचित आदेश प्राप्त करें और लॉग बुक में रिमार्क लिखें। और सभी चालक और सह चालक चार्ज लेते समय यह सुनिश्चित करें कि
तीनों अनलोडर बल्ब का कॉक बंद मिलता है तो टीएलसी को सूचित कर उसके आदेश अनुसार कार्य करें, लॉग बुक में रिमार्क लिख दें। फिर हम बात करते हैं जैसे कि ये न्यूमेटिक सर्किट है, इसकी बात करते हैं हम। न्यूमेटिक सर्किट में क्या क्या दिखाया गया है। जैसे ये पूरा न्यूमेटिक सर्किट है। न्यूमेटिक सर्किट में हम आते हैं यहाँ पर CP1, CP2, CP3 कंप्रेसर, NRV हो गया, स्टेनर बल्ब 1, बल्ब 3, बल्ब 2, बल्ब 1। ये AC है, NRV के थ्रू AC है ये। फिर AC के थ्रू CDC में जाएगी, CDC से MR1, MR2, फिर कॉक है यहाँ पर, फिर NRV के थ्रू MR4, इस तरीके से कॉक में निकल जाएगी। इधर हम देखें PTDG के कॉक हैं, यहाँ पर VAD और स्टेनर के कॉक लगे हुए हैं। इधर हम R1 कॉक, हॉर्न, गेज, A9, SE9 हैंडल लगा हुआ है। C3DW है, ये C2RW है, इनके थ्रू हम देखते हैं। ये 6 kg/cm² का बल्ब है, ये FP से जाएगा, फीड पाइप से जाएगा ये। तो अंडर ट्रैक में लगे न्यूमेटिक बल्ब तथा कॉक की पोजीशन हम देखें। कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे हम देखें। फिर हम देखते हैं अंडर ट्रैक में लगे न्यूमेटिक बल्ब और कॉक की पोजीशन क्या है। तो अंडर ट्रैक में लगे न्यूमेटिक बल्ब और कॉक की पोजीशन हम देखें। कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे हम बात करें। कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे ऑक्सिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक है। लोको पायलट फुट स्टेप के पास होता है यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक। और फिर है MCP सेफ्टी बल्ब है, व्हील नंबर 5 के पास। CR ड्रेन कॉक है MR1 के पास। CDC1 है MR1 के पहले। फिर DJ ऑयल सेपरेटर है, DJ ऑयल सेपरेटर है MR1 के पास। ऑटो ड्रेन बल्ब है MR1 तथा MR2 के बीच। पेंटो सिस्टम ड्रेन कॉक है MR1 तथा MR2 के बीच। एडिशनल C2 रिले बल्ब है MR1 के नीचे बैटरी बॉक्स के पीछे। MR सेफ्टी बल्ब है ये MR2 के बाद। बॉगी 2 आइसोलेटिंग कॉक है MR1 व्हील नंबर 7 के पास। एयर इनटेक बल्ब है SL1 के पास होती है, एयर इनटेक बल्ब। फिर कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे की बात करें। कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे क्या होता है। कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे 6 kg/cm² फीड बल्ब है, व्हील नंबर 8 के पास। SMGR ड्रेन कॉक है MR3 के नीचे बैटरी बॉक्स के पीछे। C2 रिले बल्ब है MR3 और MR4 के बीच। MR4 कॉक है MR4 के बाद होती है, MR4 कॉक है MR4 के बाद होती है। और बॉगी 1 आइसोलेटिंग कॉक है व्हील नंबर 6 के पास। R1 कॉक है व्हील नंबर 4 के पास और CDC2 है MR4 के बाद होती है। एयर फिल्टर एवं ड्रायर यूनिट के बारे में बात करें। एयर फिल्टर और ड्रायर यूनिट उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सभी विद्युत लोकोमोटिव पर एयर फिल्टर और ड्रायर यूनिट लगाया जा रहा है। और कंप्रेसर के द्वारा MR चार्ज करते समय MR में तेल के कण, धूल के कण और नमी एकत्र हो जाती है और इसी हवा का उपयोग ब्रेक सिस्टम के लिए किया जाता है, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम के बल्ब के लिए घातक है, जिससे ब्रेक सिस्टम की दक्षता प्रभावित होती है एवं उपकरण की उम्र भी घटती है। एयर ड्रायर का इलेक्ट्रिकल सर्किट। एयर ड्रायर के इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात करें, जैसे एयर ड्रायर का इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये। जैसे क्या होता है एयर ड्रायर का इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे यहाँ पर फिर HAD की बात करें। HAD CCAD है, यहाँ पर एयर फिल्टर एवं ड्रायर है। एयर फिल्टर एवं ड्रायर की बात करें, HAD यहाँ पर हो गया, CCAD है यहाँ पर, ये भी हो गया। इंडिकेटर है यहाँ पर, ये भी हो गया इंडिकेटर। ये पीकॉक है
जो कि MR3 के पास है, वी कॉक। फिर ए कॉक है, MR2 के पास में है। एयर फिल्टर एवं ड्रायर यूनिट है जो कि सी कॉक के पास में है। तो कुछ विद्युत लोकों में यह यूनिट दोनों बोगी के मध्य अंडर ट्रैक में और कुछ लोकों में कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे लगी है। इस यूनिट का इनलेट MR2 से तथा आउटलेट MR3 से जुड़ा है और इसके इनलेट एवं आउटलेट पाइप पर क्रमशः ए और बी कॉक लगा है। ये दोनों कॉक हरे रंग के होते हैं और इस यूनिट को बाईपास करने के लिए एक क्रॉसओवर पाइप लगा है जिस पर एक कॉक सील लगा है और यह लाल रंग का होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें क्या होता है। यहाँ पर सामान्यतः ए और बी कॉक खुली अवस्था में तथा सी कॉक बंद अवस्था में होना चाहिए। यदि कलर कोड उपरोक्त अनुसार नहीं है तो एयर ड्रायर के पास लिखे अनुदेशों का पालन करें। और यह यूनिट बैटरी के 110 वोल्ट डीसी की विद्युत सप्लाई से कार्य करता है और इस यूनिट की सुरक्षा के लिए फ्यूज CCAD तथा आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन स्विच HAD कक्ष 2 के पीछे लगा है और इस यूनिट को बैटरी की विद्युत सप्लाई इसके आइसोलेशन स्विच HAD को ऑन करने पर फ्यूज CCAD से होते हुए मिलती है। इससे यह यूनिट कार्य करने लगता है और इस यूनिट की कार्य क्षमता की जांच करने के लिए इसको बॉडी पर एक संकेतक है और सामान्य अवस्था में यह संकेत नीला रंग दर्शाता है। और यूनिट के कार्य न करने पर MR3 को ड्रेन करने पर नमी बाहर आएगी और ऐसी स्थिति में फ्यूज CCAD सही होने की जांच करें और आइसोलेशन स्विच HAD का ऑन होना चेक करें। निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिट को बाईपास करना चाहिए, जैसे कि जब यूनिट का संकेतक पीला रंग दर्शा रहा है, MR3 से सभी ड्रेन करने पर पानी निकल रहा है और जब MR प्रेशर बनने में या बने रहने में कोई समस्या आ रही है। इस यूनिट को बाईपास करने के लिए ए और बी कॉक को बंद करें, सी कॉक खोल दें, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करें और इस यूनिट के बाईपास करने पर इसका उल्लेख लोको लॉग में करना चाहिए। लॉकों के प्रकार की बात करें, लॉकों का प्रकार है WAG5, WAG7। तो एयर ड्रायर सर्किट में ना रहने पर एक कंप्रेसर से प्रेशर बनाने में या प्रेशर बनाने में लगने वाला समय 13 मिनट है। एयर ड्रायर सर्किट में रहने पर एक कंप्रेसर से प्रेशर बनने में लगने वाला समय है 17 मिनट। एयर ड्रायर लगे हुए लॉकों में 8.0 से 9.5 kg/cm² प्रेशर कट इन कट आउट बनने के लिए लगने वाला समय 120 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। MR व CR का प्रेशर न बनना। MCP का चलना सुनिश्चित करें, न चलने पर दूसरा MCP चलाएं। MCP का सेफ्टी बल्ब ब्लो हो रहा है तो उसे टैप करें। AVD बल्ब ब्लो हो रहा है उसे टैप करें अन्यथा बंद करें। MR सेफ्टी बल्ब ब्लो हो रहा है तो उसे टैप करें और आइसोलेटिंग कॉक को हो तो उसे बंद करें। MR सहित सभी ड्रेन कॉक और दोनों ओर के इक्वलाइजिंग पाइप का एंगल कॉक बंद होना चेक करें। E3W बल्ब चेक करें, यदि प्रेशर ड्रेन हो रहा है तो उसका कटआउट कॉक बंद करें। BP 5.0 kg/cm² बनने पर पुनः खोलकर देखें। अगर फिर भी प्रेशर नहीं बढ़ता है तो दोनों कंप्रेसर चला करके देखें। NC7 बल्ब से लीकेज होने पर बंद करने का प्रयास करें, सफलता न मिलने पर कॉक के द्वारा आइसोलेट करें। एयर ड्रायर को आइसोलेट करें, लीकेज चेक करें, यदि कहीं लीकेज हो तो उसे बंद करें। फिर एयर इनटेक का कॉक खुला होना, NRV खराब है तो कॉक बंद करें। MR4 का कॉक बंद होना तो उसे खोल दें। फिर लोको ब्रेक सिस्टम की बात करें। SA9 के द्वारा केवल लोको ब्रेक लगाए जाते हैं। कैब में SA9 के लिए आइसोलेटिंग कॉक लगाए गए हैं और जिस कैब से काम करना है उस कैब के SA9 के आइसोलेटिंग कॉक खुलें और दूसरे कैब के आइसोलेटिंग कॉक बंद होने चाहिए तथा MU28 बल्ब लीड पोजीशन पर होना चाहिए। MR4 का कॉक खुला होने पर हवा SA9 को जाती है जिसका प्रेशर 9.5 kg/cm² होता है और SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रख करके ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 3 kg/cm² पर एडजस्ट किया जाता है और MR4 का प्रेशर ऐसे रुक जा रहता है।
जैसे यहाँ पर क्या होगा, MR4 का प्रेशर है SA9 के बल्ब के पोर्ट नंबर 30 पर आकर के रोका रहता है और C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर कोई प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि SA9 के पोर्ट नंबर 20 का संबंध एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ा रहता है। तो SA9 का ये पोर्ट नंबर 20 का संबंध है, एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ा रहेगा, तो इसके अनुसार ये काम करेगा। फिर हम देखते हैं C2 रिले बल्ब अपनी बैलेंस पोजीशन में रहता है, तब उसका पोर्ट नंबर 3 एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ा रहता है एवं ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं रहता है और लॉको रिलीज हो रहते हैं। SA9 की एप्लीकेशन पोजीशन हम देखते हैं। SA9 की एप्लीकेशन पोजीशन पर इसके पोर्ट नंबर 20 का संबंध एग्जिस्ट पोर्ट से टूट करके पोर्ट नंबर 30 से जुड़ जाता है। MR का एडजस्ट किया हुआ प्रेशर 3.0 kg/cm²। SA9 के पोर्ट नंबर 30 और 20 से होते हुए MU2B बल्ब के लीड पर रहने से उसके पोर्ट नंबर 2 और 20 से होते हुए C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर आएगा, जिससे C2 रिले बल्ब अनबैलेंस हो जाता है और MR4 का प्रेशर जो C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर रुका रहता है उसका संबंध 3 से जुड़ जाता है और पोर्ट नंबर 1 का प्रेशर पोर्ट नंबर 3 से पोर्ट नंबर 2 पर आए हुए प्रेशर के बराबर निकल करके बोगी के कटआउट को खुले होने पर ब्रेक सिलेंडर में जाकर उसे ऑपरेट करता है, जिससे लॉको ब्रेक लग जाते हैं। फिर SA9 की रिलीज पोजीशन हम देखते हैं। SA9 की रिलीज पोजीशन क्या है, जब SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर लाते हैं तब उसके पोर्ट नंबर 20 का संबंध पोर्ट नंबर 30 से टूट जाता है और साथ ही पोर्ट नंबर 20 का संबंध SA9 बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ जाता है। तब C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर गई हुई हवा MU2B बल्ब से होती हुई SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से वातावरण में निकल जाती है और C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर कोई प्रेशर न रहने से पोर्ट नंबर 1 और 3 का संबंध टूट जाता है और पोर्ट नंबर 3 का संबंध एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ जाता है और ब्रेक सिलेंडर में SA9 में गई हुई हवा C2 रिले बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर वातावरण में निकल जाती है, जिससे ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन स्प्रिंग टेंशन से ऑपरेट होते हैं और लॉको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें SA9 का ब्रेक सिस्टम। तो SA9 का ब्रेक सिस्टम हम देखते हैं, ये SA9 का ब्रेक सिस्टम है। SA9 का ब्रेक सिस्टम। तो S9 लोको ब्रेक सिस्टम हम देखें। S9 लोको ब्रेक सिस्टम क्या है, ये 2030 ये दो बल्ब हैं, यहाँ पर इधर भी 2030 दो कॉक हैं, ये दो कॉक हैं, यहाँ पर दो कॉक है। ये ME2B 210 से है, ये MR4 है यहाँ पर। फिर F1 सेलेक्टर बल्ब है जो कि 4 से 16 के लिए हो गया, यहाँ पर ये 30 से 14 से 30 के लिए हो गया। MR4 बल्ब हो गया। C2 रिले बल्ब है। इधर हम देखें VC इक्वलाइजिंग पाइप है। VC इक्वलाइजिंग पाइप में हम देखें वॉगी कॉक है, ये वॉगी कॉक लगी हुई है और VC इक्वलाइजिंग पाइप है इधर। यहाँ पर F1 सेलेक्टर बल्ब है और वॉगी कॉक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर C2 रिले बल्ब है और ये MU2B पोर्ट नंबर 20 है। और MU ऑपरेशन से लीडिंग लॉको के SA9 के द्वारा ब्रेक ऑपरेशन एप्लीकेशन की बात करें, MU ऑपरेशन में लीडिंग लॉको के SA9 MU ऑपरेशन में लीडिंग लॉको के SA9 द्वारा ब्रेक ऑपरेशन एप्लीकेशन। जब लीडिंग लॉको का SA9 हैंडल एप्लीकेशन पोजीशन पर लेते हैं तो लीडिंग लॉको के C2 रिले बल्ब से ब्रेक सिलेंडर में जाने वाली हवा F1 सेलेक्टर बल्ब के पोर्ट नंबर 30 से 14 के द्वारा ब्रेक सिलेंडर इक्वलाइजिंग पाइप चार्ज होती है और इसके जुड़े रहने और एंगल को खुले रहने पर यह हवा पिछले लॉको के MU2B के ट्रेल पर F1 सेलेक्टर बल्ब के पोर्ट नंबर 14 से 16 से होकर के DCB के द्वारा पिछले लॉको के C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर जाकर उसे ऑपरेट करती है और C2 रिले बल्ब के ऑपरेट होने से MR प्रेशर पोर्ट नंबर 1 से होता हुआ पोर्ट नंबर 3 से निकल करके वॉगी आइसोलेटिंग कॉक खुला होने पर लॉको ब्रेक लगते हैं। फिर रिलीज करने की बात करते हैं। जब लोडिंग लॉको के SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर रखते हैं तब C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 तक गई हुई हवा
SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है और लीडिंग लॉको का C2 रिले बल्ब अपनी वैलेंस पोजीशन पर आ जाता है, जिससे ट्रेलिंग लॉको के C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 की हवा ट्रेलिंग लॉको के F1 सेलेक्टर बल्ब VC इक्वलाइजिंग पाइप से होकर के लीडिंग लॉको के F1 सेलेक्टर बल्ब से होती हुई हवा C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 3 और एग्जिस्ट पोर्ट से वातावरण में चली जाती है, जिससे पिछले वाले लॉको का C2 रिले बल्ब अपनी सीट पर बैठ जाता है और ट्रेलिंग लॉको के ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर C2 रिले बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है, जिससे लॉको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम की बात करें, WAG5 लॉको पर IRAV सिस्टम लगा है। एयर ब्रेक संबंधित उपकरण हम बात करें, A9 बल्ब है। AC लोकोमोटिव पर IRAV ब्रेक सिस्टम लगाया गया है। A9 ऑटोमेटिक ब्रेक बल्ब दोनों कंट्रोल कैब में ड्राइवर साइड लगा है। इसकी 5 पोजीशन होती हैं: रिलीज पोजीशन, मिनिमम रेडिएशन पोजीशन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन और इमरजेंसी पोजीशन। RS इमरजेंसी ब्रेक बल्ब, RS इमरजेंसी ब्रेक बल्ब की बात करें, यह दोनों कैब में सहायक पायलट के सामने लगा रहता है। यह बल्ब BP पाइप के साथ सीधा जुड़ा रहता है। इसे ऑपरेट करने पर गाड़ी के ब्रेक जल्दी लग जाते हैं। फिर है यह इमरजेंसी फ्लैप वाल्व। फिर है लिमिट बल्ब, यह बल्ब TPN2 में लगा है और इस बल्ब को C3WDV की आउटपुट प्रेशर लाइन पर लगाया गया है। इस बल्ब के द्वारा कंजक्शन वर्किंग में BC प्रेशर की अधिकतम 1.8 kg/cm² सीमा निर्धारित की जाती है और कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक युक्त लॉकों में यह प्रेशर 1.4 kg/cm² रहता है। ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब, ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब की बात करें, यह बल्ब TPN2 में लगा है। गाड़ी कंट्रोल करते समय यदि कंजक्शन वर्किंग के समय लॉको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तब VVF दबाने से VAF बल्ब एनर्जाइज होता है, जिससे ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब की मदद से लॉको ब्रेक नहीं आते हैं। और यदि पहले से कंजक्शन वर्किंग में लॉको ब्रेक लगे हैं तो लॉको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। फिर RGEV2 की बात करें, यह TPN2 में लगा है और इसका आइसोलेटिंग कॉक भी है जो हमेशा खुला होना चाहिए। इसके ऑपरेट होने पर QRS डी एनर्जाइज होकर के नॉच बैक होते हैं। तो ये MUTV बल्ब है। फिर है MUTV बल्ब की बात करें, यह TPN2 में लगा रहता है। इसकी 2 पोजीशन होती हैं, लीड और डेड और ट्रेल पोजीशन। यह सिंगल इंजन पर लीड पर रहता है और मल्टीपल यूनिट या डबल हेड में अगले लॉको पर लीड और पिछले लॉको पर ट्रेल पोजीशन में पर रहना चाहिए। MU2V बल्ब F1 सेक्टर बल्ब को संचालित करता है। पिछले लॉको पर जब यह डेड पर रहता है तो लॉको पार्टिंग के दौरान F1 सेलेक्टर बल्ब की मदद से स्वतः लॉको ब्रेक लग जाते हैं। C2 रिले बल्ब की बात करें, C2 रिले बल्ब क्या है? यह बल्ब कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे MR3 और MR4 के बीच में लगा है। SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन में रखने पर MR प्रेशर SA9 में 3 kg/cm² में परिवर्तित होकर के MU2V से होता हुआ C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 में जाता है और C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 1 पर MR4 का प्रेशर रुका रहता है, जो कि पोर्ट नंबर 1 तथा 3 से होता हुआ बोगी कटआउट को खुला रहने पर ब्रेक सिलेंडर में जाता है और लॉको ब्रेक लगाता है। SA9 को रिलीज पोजीशन पर रखने से जो हवा C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर गई थी वह SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से वातावरण में निकल जाती है, जिससे रिले बल्ब अपनी सेटिंग पर आ जाता है और पोर्ट नंबर 1 और 3 का संबंध टूट जाता है तथा 3 नंबर का संबंध एग्जिस्ट पोर्ट से बन जाता है। जो हवा ब्रेक सिलेंडर में गई है वह C2 रिले बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है और लॉको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। फिर एडिशनल C2 रिले बल्ब की बात करें, यह WAG5 लॉको में कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे बैटरी बॉक्स के पीछे अंडर ट्रैक में लगा है। इसका कार्य है A9 की पोजीशन के अनुसार BP प्रेशर बनाना और ड्रॉप करना। फिर है एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब। एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब क्या है? BP चार्जिंग के समय MR3 की हवा एडिशनल C2 रिले बल्ब के द्वारा BP पाइप में प्रवेश करती है। उसी प्रवाह के बीच में MR3 और एडिशनल C2 के बीच एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब लगाया जाता है और यह बल्ब MR3 से BP में बहने वाली हवा प्रवाह की मात्रा नापता है और उसके अनुपात में MR की हवा R6 रिले बल्ब पर भेजता है और इस बल्ब पर 3 पाइप रहते हैं, MR3 से आने वाला,
एडिशनल C2 को जाने वाला, R6 रिले बल्ब को जाने वाला। इसके अलावा एक एडजस्टिंग चौक D रहता है जो AFI के कैलिब्रेशन के लिए सेट के काम में आता है। फिर है R6 रिले बल्ब। R6 रिले बल्ब क्या है? AC लॉकों में एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब की हवा AFI तक आते आते लीकेजेज या अन्य कारण से प्रभावित होती साबित हुई है, इसलिए एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब या एयर फ्लो इंडिकेटर के बीच एक R6 रिले बल्ब लगाया गया है। तो एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा हवा के प्रवाह के अनुपात में भेजी गई हवा R6 रिले बल्ब के ऑपरेटिंग पोर्ट पर आता है और 1:1 के अनुपात में R6 रिले बल्ब ऑपरेट होकर के MR3 की हवा एयर फ्लो इंडिकेटर में भेजता है। साथ ही एक कनेक्शन RGAF के लिए जाता है जो कि विशिष्ट प्रेशर पर LSAF जलाने और बजर बजाने का कार्य करता है। इस प्रकार R6 रिले बल्ब पर निम्न पोर्ट रहते हैं जैसे कि AFMB, AFI, RGAF। कुल मिलाकर एयर फ्लो इंडिकेटर में जो हवा आती है वह MR से BP में बहने वाली हवा के प्रवाह की मात्रा के अनुपात में आती है। फिर है एयर फ्लो इंडिकेटर। एयर फ्लो इंडिकेटर क्या है? यह एक एयर प्रेशर गेज है जो दोनों कैब में चालक के सामने लगा रहता है। इस गेज के द्वारा चालक को BP पाइप में बहने वाली हवा के प्रवाह की मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात गाड़ी में लीकेजेज और गाड़ी रिलीजिंग की जानकारी मिलती है। इसमें दो सुइयाँ रहती हैं, एक लाल रंग की जो कि रेफरेंस सुई कहलाती है तथा यह एक नॉब के साथ जुड़ी रहती है जिसे हम बाहर से मनचाही स्थिति में सेट कर सकते हैं। दूसरी सफ़ेद रंग की जो हवा के प्रवाह के अनुसार डायल पर घूमती है। R6 AFM बल्ब के द्वारा प्राप्त एयर फ्लो के अनुपात में आई हवा के दबाव में यह निडल किसी एक स्थान पर स्थित रहती है। चालक की सुविधा के लिए डायल पर कैलिब्रेशन प्रेशर में करने की बजाय वैगनों की संख्या में किया जाता है, जिसका अनुपात 100 वैगन बराबर 70 PSI रखा गया है। सुई अधिकतम 270 वैगन यानी 140 PSI तक घूम सकती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कैलिब्रेशन केवल आधे गेज पर किया जाता है। यदि गाड़ी 60 वैगनों की है तो उस गाड़ी में अधिकतम मान्य लीकेज को मेंटेन रखने के लिए जो हवा का प्रेशर होगा उस समय इस एयर फ्लो इंडिकेटर की सुई के स्थान को 60 वैगन ऐसा कैलिब्रेट किया जाएगा, अर्थात जितने वैगनों की गाड़ी है एयर फ्लो इंडिकेटर की सफ़ेद सुई उससे कम या उतने वैगनों की पर स्थित होगी। यदि सफ़ेद सुई वैगनों की संख्या के बराबर की संख्या पर स्थित होती है तो लोड में लीकेजेज मान्य मात्रा में है और वैगनों की संख्या से कम संख्या पर स्थित होती है तो लोड में लीकेज मान्य मात्रा से कम है। वैगनों की संख्या से ज़्यादा संख्या पर स्थिर होती है तो लोड में लीकेज मान्य मात्रा से ज़्यादा है। सफ़ेद सुई एप्लीकेशन और रिलीजिंग के समय ऊपर नीचे होती रहती है। वह अंत में BP पूरी तरीके से रिचार्ज होने पर एवं प्रवाह पूर्व स्थिति में आने पर यह अपनी जगह पर स्थित होती है। चालक को अपनी स्थिर जगह पर लाल सुई को सेट करना है। अब चालक को लाल सुई सफ़ेद सुई को स्थिर स्थिति को बताएगा, यानी लाल सुई रेफरेंस निडल का कार्य करती है जो इस बात का द्योतक है कि गाड़ी का चार्ज लेते समय लीकेजेज कितना था। चार्जिंग के समय AFI का बर्ताव। चार्जिंग के समय AFI का बर्ताव क्या है? लोड को पहली बार चार्ज करते समय या एप्लीकेशन के द्वारा रिचार्ज करते समय MR से BP में हवा का प्रवाह तेज़ी से जाता है। जैसे जैसे BP चार्ज होने लगता है हवा का प्रवाह कम होने लगता है और वैसे वैसे सफ़ेद सुई वापस आने लगती है। प्रत्यक्ष में लोड में लीकेजेज रहते ही हैं और यह हवा लिंक होते रहेगी जो सिस्टम उसे चार्ज भी करता रहेगा। लीकेजेज को पूरा करने के लिए जो हवा प्रवाहित होगी उसी प्रवाह के अनुसार AFI की सफ़ेद सुई किसी एक स्थान पर स्थिर होगी। ध्यान रहे केवल BP प्रेशर को दर्शाना लोड को पूरी तरह रिलीज होना नहीं दर्शाता, बल्कि AFI को सफ़ेद सुई पूरी स्थान पर आना लोड रिलीज होने का संकेत है। चालक को हमेशा AFI की सफ़ेद सुई पूर्व स्थान पर आने के लिए 30 से 40 सेकंड बाद ही ट्रैक्शन नॉच लेना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें हम देखें, जब A9 से BP ड्रॉप किया जाता है तो सफ़ेद सुई अपने पूर्व स्थान से 0 पर आती है। इसका अर्थ है लीकेजेज का कम होना नहीं है। यदि A9 को अप्लाई में ही रखा जाए तो थोड़ी देर बाद सुई 0 से अपने आप पूर्व स्थान पर आने लगेगी।
जब A9 को अप्लाई के बाद रिलीज में रखा जाता है तो BP में हवा का प्रेशर बढ़ता है, सुई एकदम 100 वैगनों के आगे चली जाती है। इसका अर्थ है लीकेजेज का बढ़ना नहीं है। जैसे BP चार्ज होगा, सुई अपने पूर्व स्थान पर वापस आने लगेगी। सुई का अपने पूर्व स्थान लाल सुई पर वापस आना संकेत देता है कि लोड रिलीज हो गया है। यदि एप्लीकेशन रिलीज के बाद सफ़ेद सुई अपने पूर्व स्थान पर वापस आकर स्थिर होने की बजाय किसी अन्य स्थान पर स्थिर होती है तो कम स्थान पर स्थिर होती है तो क्या करेंगे? लीकेजेज कम होते हुए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए गाड़ी में फ्लोटिंग अवरोध हो सकता है। गाड़ी इंजन में एंगल कॉक का छोड़ा गया है या अपने आप घूम गया है। इंजन साइड का यह अवस्था काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसे गंभीरता से लेते हैं। लोड को चेक करना चाहिए, कंटिन्यूटी टेस्ट लेना चाहिए। यदि ज़्यादा स्थान पर स्थिर होती है तो गाड़ी में लीकेजेज बढ़ गए हैं, संभव है चेन पुलिंग हुई है, गार्ड के द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन हुआ है, इंजन लोड का लोड साइड का एंगल कॉक छोड़ा गया है या घूम गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए लोड को चेक कर कंटिन्यूटी लें। गाड़ी में खड़े खड़े यदि सुई अपने पूर्व स्थान से नीचे आती है तो इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह एंगल कॉक को छेड़ने का संकेत है। और यदि सही सुई ऊपर उठती है तो उपरोक्त में बताए कारण हो सकते हैं। लोड को चेक करें एवं आवश्यकता हो तो कंटिन्यूटी लें। यदि रास्ते में A9 की रिलीज अवस्था में सुई आगे सरकती है तो चेन पुलिंग हुई है, BP पाइप खुल गया है, गार्ड के द्वारा ब्रेकिंग की गई है या लोड पार्ट हुआ है, एंगल कॉक या किसी अन्य कारण से लीकेज बढ़ गए हैं। ट्रैक्शन बंद करें और फ्लैशर लाइट जलाएं। गाड़ी को खड़ी करके कारणों की जांच करें एवं उसके अनुसार कार्य करें। साधारणतः कोचिंग ट्रेन में लीकेजेज नहीं के बराबर रहने से AFI 0 दर्शाता है और AFI की सुई शूट अप होती है। गाड़ी में ACP हुई है, गाड़ी में वाकई में लीकेजेज हैं। लीकेज या ACP के लिए लोड चेक करें। यदि ACP नहीं है तो लोड में लीकेजेज हैं। नियंत्रण कार्यालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करें। अधिक लीकेज के सभी मामलों में चालक गार्ड को इसकी सूचना दें ताकि गार्ड आवश्यक कार्य हेतु कदम उठा सकें। AFI के कार्य और लॉकों में BP लीकेज का संदेह हो तो इंजन का BP एंगल कॉक बंद करें, निडल 0 पर आना चाहिए। इंजन का चार्ज लेते समय AFI का कार्य करना सुनिश्चित करें। फिर है A9 के हैंडल की पोजीशन। मान लीजिए रिलीज पर है, इसका मतलब 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। मिनिमम रिडक्शन मतलब 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। फुल सर्विस में है तो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। ओवर रिडक्शन 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। और इमरजेंसी के पोजीशन में है तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। A9 की रिलीज पोजीशन की बात करते हैं। A9 की रिलीज पोजीशन क्या है? जब A9 हैंडल रिलीज पोजीशन पर रहता है तो दोनों कटआउट कॉक खुले रहते हैं। MR4 की हवा A9 वाल्व के द्वारा 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित होकर के MU2B वाल्व के पोर्ट नंबर 3 से 13 से होती हुई एडिशनल C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 को जाती है, जिससे एडिशनल C2 रिले वाल्व ऑपरेट होता है और एडिशनल C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 1 पर MR3 का प्रेशर रुका रहता है और एडिशनल C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आने से पोर्ट नंबर 1 और 3 जुड़ जाते हैं और L&T कॉक खुला रहने पर MR3 के द्वारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से BP चार्ज हो जाता है। और जब 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का BP प्रेशर निम्नलिखित जगह पर जाता है तो दोनों कैप के A9 वाल्व के पोर्ट नंबर 1 पर, दोनों कैप के BP प्रेशर गेज को और दोनों कैप के फ्लैप वाल्व RS को, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में, RJEV2 P2 प्रेशर स्विच, IP मैग्रेट E3W वाल्व। फिर A9 की एप्लीकेशन पोजीशन। A9 की एप्लीकेशन पोजीशन हम देखें। जब A9 हैंडल को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखते हैं तो पोजीशन के अनुसार एडिशनल C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 की हवा A9 एग्जिट पोर्ट से बाहर निकल जाती है, जिससे एडिशनल C2 रिले वाल्व अनबैलेंस होता है और एडिशनल C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 के ऊपर जितनी हवा कम हुई है उसी अनुपात में एडिशनल C2 रिले वाल्व के एग्जिट पोर्ट से BP प्रेशर वातावरण में निकल जाती है और BP प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ट्रेन और लोको ब्रेक भी लगते हैं। फिर है A9 की इमरजेंसी पोजीशन। जब A9 हैंडल को जैसे A9 की इमरजेंसी पोजीशन की बात करते हैं।
जब A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन पर रखते हैं तो A9 बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से BP प्रेशर वातावरण में निकल जाता है और जल्दी ब्रेक लग जाते हैं। जैसे A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन पर रखते हैं तब A9 वाल्व के एग्जिस्ट पोर्ट से BP प्रेशर वाल्व वातावरण में निकल जाता है और जल्दी ब्रेक लगते हैं। जैसे A9 एयर ब्रेक सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। ये A9 एयर ब्रेक सिस्टम है, इसको हम ध्यान से देखें तो क्या है इस सिस्टम के अंदर। ये A9 है 1530, ये दोनों कॉक हो जाएंगे। अब MR3 MR4 AFM है, MB4 है। ये 1 2 3 के अकॉर्डिंग एडिशनल C2 रिले बल्ब है। ये कॉक है LNT, ये BP प्रेशर है। उसके बाद में यहाँ पर भी A9 हैंडल है, ये BP प्रेशर है। ये RS वाला हो जाएगा हमारा। ये RGEV2 हो जाएगा कॉक के अकॉर्डिंग। ये आइसोलेटिंग कॉक है। ये C3WDV हो जाएगा यहाँ पर लिमिट। ये लिमिटिंग बल्ब है, लिमिटिंग बल्ब के अकॉर्डिंग हो जाएगा। टू ब्रेक सर्किट है। ये C2 रिले बल्ब है। ये ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब है। ये क्या है, F1 सेलेक्टर बल्ब है। अब हम देखें BR प्रेशर चार्ज होने की शर्तें क्या हैं। BR प्रेशर चार्ज होने की शर्त क्या है, दोनों कैब में A9 बल्ब लगे होते हैं, इनके अलग अलग एडजस्टिंग कॉक लगे होते हैं। A9 बल्ब के द्वारा 5 kg/cm² BP प्रेशर बनाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। पहला, A9 बल्ब हैंडल रिलीज पोजीशन में रहना चाहिए दोनों कैब में। वर्किंग कैब में A9 के कटआउट कॉक खुले रहने चाहिए, पिछली कैब में बंद होंगे। एडजस्टिंग नॉब के द्वारा BP प्रेशर है 5 kg/cm² पर सेट रहना चाहिए। MR4 का कॉक खुला रहना चाहिए। MU2V वॉल्व है लीड पर होना चाहिए। LNT का खुला रहना चाहिए। दोनों सिरों के BP एंगल कटआउट कॉक बंद होना चाहिए। दोनों कैब में RS फ्लैप बल्ब बंद होना चाहिए। सिस्टम में अत्यधिक लीकेज नहीं होना चाहिए। MR प्रेशर 8.0 से 9.5 kg/cm² होना चाहिए। ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बनाता है या कम बनाता है तो क्या करेंगे। MR प्रेशर उपलब्ध न होना, MR4 के बाद का कट आउट कॉक का खुला होना चेक करें। दोनों कैब के A9 हैंडल का रिलीज पोजीशन में होना चेक करें। कार्यरत कैब के A9 के दोनों कटआउट कॉक का खुला होना और दूसरे कैब का बंद होना चेक करें। MU2V का लीड पर होना चेक करें। एडिशनल C2 रिले बल्ब का स्टैकअप होना टैप करें। LNT कॉक का खुला चेक करें। दोनों ओर के BP एंगल कॉक का बंद होना चेक करें। RS का खुला होना बंद करें। सिस्टम में लीकेज होना चेक करेंगे। A9 बल्ब का स्टैकअप होना टैप करें। A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन में ला करके पुनः रिलीज करें। A9 के एडजस्टिंग नॉब के द्वारा पुनः ब्रेक पाइप प्रेशर एडजस्ट करें। फिर ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है तो क्या करेंगे। कार्यरत कैब के A9 के दोनों कटआउट कॉक का खुला होना चेक करें। दूसरे कैब का बंद होना चेक करें। A9 बल्ब का स्टैकअप होना या ख़राब होना RS के द्वारा गाड़ी कंट्रोल करें। एडिशनल C2 रिले बल्ब का स्टैकअप होना और ख़राब होना RS के द्वारा गाड़ी कंट्रोल करें। मल्टीपल लॉको है तो पिछले लॉको में MU2V और LNT कॉक का उचित पोजीशन में होना चेक करें। फिर है प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग कंजक्शन वर्किंग। प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग कंजक्शन वर्किंग में A9 के द्वारा ब्रेक ट्रेन लगने या ट्रेन ब्रेक के साथ साथ अपने आप लोको ब्रेक लगने को प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग या कंजक्शन ब्रेकिंग कहते हैं। इसके द्वारा इसके लिए WAG5 लोकोमोटिव पर C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब लगाया गया है। C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब क्या है, यह बल्ब कैब नंबर 1 के पीछे कॉरिडोर नंबर 1 की तरफ लगा है। ब्रेक सिस्टम में BP प्रेशर में अंतर आने पर उसी अनुपात में यह बल्ब ऑपरेट होता है। इससे मेन रिजर्वायर की हवा लिमिट बल्ब, ऑटो आइसोलेशन बल्ब, F1 सेलेक्टर वाल्व से होती हुई C2 रिले बल्ब को ऑपरेट करती है, जिससे लोको ब्रेक लगते हैं। कंजक्शन वर्किंग के समय अधिकतम 1.8 kg/cm² प्रेशर जाता है और लोको ब्रेक सिलेंडर में।
इस बल्ब पर 3 हैंडल होते हैं, आइसोलेटिंग हैंडल, P&G हैंडल और रिलीज हैंडल। फिर है A9 के द्वारा प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग। जब A9 हैंडल को ब्रेकिंग पोजीशन में लाते हैं तब ब्रेकिंग पोजीशन के अनुसार BP प्रेशर कम होता है, जिससे C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब ऑपरेट होता है और फलस्वरूप MR4 की हवा C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब से ब्रेकिंग पोजीशन के अनुपात में, लेकिन अधिकतम 3.8 kg/cm² नियंत्रित होकर के लिमिट बल्ब में जाती है। लिमिट बल्ब में यह हवा 1.8 kg/cm² में नियंत्रित होकर के ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब, F1 सेलेक्टर बल्ब, DCB के द्वारा C2 रिले बल्ब को ऑपरेट करता है और फलस्वरूप ट्रेन ब्रेक के साथ साथ लोको ब्रेक भी लगते हैं। A9 के द्वारा लोको ब्रेक रिलीज करना। A9 हैंडल को रिलीज पोजीशन में रखने से जब BP फिर से 5 kg/cm² हो जाता है तब C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के कंट्रोल चेंबर में 5 kg/cm² प्रेशर हो जाता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और MR का रास्ता बंद हो जाता है तथा C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का एग्जिस्ट पोर्ट वातावरण से जुड़ जाता है और CW रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 का प्रेशर C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है। फलस्वरूप CT रिले बल्ब अपनी पूर्व स्थिति में आता है और लोको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। फिर कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक नहीं लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का आइसोलेटिंग हैंडल चेक करें, इसे सर्विस की तरफ होना चाहिए। DV खराब हो सकता है। VEF बल्ब एनर्जाइज अवस्था में अटका हो सकता है। लिमिट बल्ब डिस्टर्ब हो सकता है। कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक नहीं चाहिए तो यदि कुछ समय के लिए कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक नहीं चाहिए तो PVEF को प्रेस करें जब तक आवश्यकता न हो, और यदि कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक स्थायी रूप से नहीं चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को आइसोलेट करें। लोको पर विभिन्न न्यूमेटिक टेस्टिंग, जैसे कि BP रिसाव परीक्षण। गेज में 5 kg/cm² BP प्रेशर होना चाहिए। A9 को मिनिमम रिडक्शन में ला करके BP प्रेशर को 0.5 से 0.6 kg/cm² तक गिराएं। LNT कॉक बंद करें। BP प्रेशर की रिसाव की जांच करें। यदि 5 मिनट में 0.7 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए, LNT कॉक खोल दें, A9 को रिलीज करें। फिर है BP रिसाव परीक्षण गाड़ी के साथ, जैसे कि लोको के BP गेज में 5 kg/cm² प्रेशर और ब्रेक वान में 4.8 kg/cm² की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। A9 के द्वारा BP प्रेशर 1.0 kg/cm² तक गिराएं और गेज में 4 kg/cm² BP प्रेशर होना सुनिश्चित करें। LNT कॉक बंद करें। BP प्रेशर गिरने की जांच करें और यह 5 मिनट में 1.25 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए। LNT कॉक खोल दें। पुनः पूर्व निर्धारित मात्रा में BP प्रेशर आना सुनिश्चित करें। लोको ब्रेक पावर परीक्षण। SA9 को लगाएं, देखें कि BC गेज 3 kg/cm² प्रेशर दर्शा रहा है। 2-3 नॉच लें। सभी ट्रैक्शन मोटर को 600 एम्पियर करंट दें। यदि लोको आगे नहीं बढ़ता है तो लोको ब्रेक ठीक है, और यदि लोको आगे बढ़ता है तो समझें कि ब्रेक पावर खराब है। सभी मोटर को 800 एम्पियर करंट दें। इंजन को आगे बढ़ाना चाहिए। WAP4 लोको 800 एम्पियर पर मूव नहीं होना चाहिए तथा 1000 एम्पियर पर मूव होना चाहिए। कंप्रेसर कैपेबिलिटी की जांच। ऑरिफिस जांच की बात करें। इस परीक्षण के लिए मास्टर गेज लगा 7.5 mm की छेद वाला डमी पॉम का उपयोग किया जाता है। MR प्रेशर 8 से 9.5 kg/cm² होना चाहिए। गेज में 5 kg/cm² BP प्रेशर होना चाहिए। पिछले कक्ष के ब्रेक पाइप के पास में 7.5 mm की छेद वाले डमी पाम को जोड़ें। BPSW प्रेस करें। BP एंगल कॉक खोल दें। BP गेज पर BP के रिसाव की जांच करें। यह रिसाव 1 मिनट में 0.8 और 1 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए। FP लीक टेस्ट की बात करें। FP प्रेशर 6 kg/cm² बनाएं और फीड बल्ब के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें। FP प्रेशर के रिसाव की जांच करें। 5 मिनट में 0.7 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे स्टोन इंडिया मेक ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल है। स्टोन इंडिया मेक ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल, जैसे कि पहला जो है यहाँ पर ये है C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब। फिर दूसरा है यहाँ पर, दूसरे नंबर पर ये है लिमिटिंग बल्ब। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर वो है C3W आइसोलेटिंग कॉक। ये चौथे नंबर पर है VEF बल्ब। ये चौथे नंबर का है VEF बल्ब। पाँचवें नंबर का है RGCP। छठे नंबर का है LNT कॉक।
7वें नंबर का है P2 प्रेशर स्विच। 8वें नंबर का है E3W आइसोलेटिंग कॉक। 9वें नंबर का है IP माइग्रेट बल्ब, ये है IP माइग्रेट बल्ब। 10वें नंबर का है RGEV कॉक, ये RGEV कॉक है। 11वें नंबर का है IP मैग्नेट बल्ब आइसोलेटिंग कॉक। फिर है 12वें नंबर पर RGEV। 13वें नंबर पर बात करें C2 रिले बल्ब, BC है ये C2 रिले बल्ब। 14वें नंबर पर है 2 रिले बल्ब BP, 2 रिले बल्ब BP। 15वें नंबर पर है E3W बल्ब है। 16वें नंबर पर है EP इनकमिंग कॉक। 17वें नंबर पर है MU2V। 18वें नंबर पर है 24 AD चेक वाल्व, यह है 24 AD चेक वाल्व। 19वें नंबर पर है यहाँ पर RGCP कॉक, ये है 24 AD चेक वाल्व है 18वें नंबर पर। 19वें नंबर पर है RGCP कॉक। 20 नंबर में है एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब, ये है एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब। 21 में है रन रिलीज मैग्नेट बल्ब, MB4 रन रिलीज मैग्नेट बल्ब। 22 R6, 22 है R6 बल्ब। 23 है RGAF। 24 है P1, ये है P1। 25 है C2N फीड बल्ब, C2N है ये फीड बल्ब। 26 है F1 सेलेक्टर बल्ब। 27 नंबर पर आता है VED बल्ब आइसोलेटिंग कॉक। 28 नंबर पर आता है HWC। और 29 नंबर पर आ जाता है VEAD बल्ब। और 30 नंबर पर आता है हमारा FP आउट गोइंग कॉक, यहाँ पर लगी होती है FP आउट गोइंग कॉक। इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ट्राई प्लेट पैनल मॉडिफाइड फैब्रिक का है ये ट्राई प्लेट बल्ब पैनल है मॉडिफाइड। इसमें हम देखें पहले नंबर पर यहाँ पर लगी हुई है P2। दूसरे नंबर पर हम देखें RGEV है। तीसरे नंबर पर हम देखें RGCP है। चौथे नंबर पर हम देखें ये P1 है। 5वें नंबर पर हम देखें ये HWC है। 6वें नंबर पर देखें E3W आइसोलेटिंग कॉक है। 7वें नंबर पर BP कॉक। 8वें नंबर पर RGEV कॉक। 9वें नंबर पर है RGCP। 10वें नंबर पर है VEAD बल्ब आइसोलेटिंग कॉक, VEAD बल्ब आइसोलेटिंग कॉक। 11वें नंबर पर है 6 kg फीड बल्ब। 12वें नंबर पर है फीड बल्ब कॉक, फीड बल्ब कॉक। 13वें नंबर पर है IP मैग्नेट बल्ब। 14वें नंबर पर है फीड एंड जी कॉक, फीड एंड जी कॉक है। 15वें नंबर पर है C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब। 16वें नंबर पर है C3W आइसोलेशन कॉक है। 17वें नंबर पर है रिड्यूसिंग बल्ब है, 17वें नंबर पर से रिड्यूसिंग बल्ब है। 18वें नंबर पर है R6 बल्ब है, 18वें नंबर पर है। 19वें नंबर पर है RGAF। 20वें नंबर पर है एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब है, एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब है। 21वें नंबर पर है सेंट्रीफ्यूगल ड्रेन कॉक, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेन कॉक है 21वें नंबर पर। 22वें नंबर पर है MU2V, MU2V। 23वें नंबर पर है VEF वाल्व है। 24वें नंबर पर है रन रिलीज मैग्नेट बल्ब, 25 ये रन रिलीज मैग्नेट बल्ब है। 25वें नंबर पर है F1 सेलेक्टर बल्ब। 26वें नंबर पर है C2 रिले बल्ब BP। 27वें नंबर पर है C2 रिले बल्ब BC। और फिर है 28वें नंबर पर VEAD बल्ब, VEAD बल्ब है 28वें नंबर। नेक्स्ट हम देखें ये है फैबले मेक ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल है, फैबले
मेक ट्राईप्लेट ब्रेक पैनल। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि ये P2 है, फिर ये RGB है, तीसरे नंबर पर है हमारी RGCP, चौथे नंबर पर P1, पाँचवें नंबर पर है SWC, छठवें नंबर पर है E3W आइसोलेटिंग कॉक, सातवें नंबर पर है BP कॉक, आठवें नंबर पर है RGB कॉक, नौवें नंबर पर है RGCP कॉक, 10वें नंबर पर है VEAD बल्ब आइसोलेटिंग कॉक, 11वें नंबर पर है 6 kg फीड बल्ब, 6 kg का फीड बल्ब है 11 नंबर पर। 12 नंबर पर है हमारा फीड बल्ब कॉक है। 13वें नंबर पर IP मैग्नेट बल्ब है। 14वें नंबर पर है P&G कॉक है। 14वें नंबर पर P&G कॉक। 15वें नंबर पर है क्या, C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है। 16वें नंबर पर है C3W डिस्ट्री आइसोलेशन कॉक है। 17वें नंबर पर है रिड्यूसिंग बल्ब, रिड्यूसिंग बल्ब 17वें नंबर पर है। 18वें नंबर पर है R6 वॉल्व। 19वें नंबर पर है RGF और 20 नंबर पर है यहाँ पर एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब, ये है एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब। 21वें नंबर पर है सेंट्रीफ्यूगल ड्रेन कॉक। 22वें नंबर पर है MU2V बल्ब। 23वें नंबर पर है VEF बल्ब। 24वें नंबर पर है रन रिलीज मैग्नेट बल्ब, रन रिलीज मैग्नेट बल्ब। 25वें नंबर पर है F1 सेलेक्टर बल्ब। 26वें नंबर पर है यहाँ पर C2 रिलेबल BP। 27वें नंबर पर C2 रिलेबल VC। 28वें नंबर पर है 28वें नंबर पर है E3W बल्ब। 29वें नंबर पर है VEED बल्ब है, VEED बल्ब है 29वें नंबर पर। फिर हम देखते हैं SAVWACO मेक ट्राईप्लेट ब्रेक पैनल। मेक ट्राईप्लेट ब्रेक पैनल हम देखें, पहले नंबर पर है C2 रिलेबल BP, दूसरा है E3W बल्ब है, तीसरे नंबर पर है IP मैग्नेट बल्ब, चौथे नंबर पर है RGEB, पाँचवें नंबर पर है D1 पायलट बल्ब है, छठवें नंबर पर है रिड्यूसिंग बल्ब है, सातवें नंबर पर है RGF, आठवें नंबर पर है E3W आइसोलेटिंग कॉक E3W, नौवें नंबर पर है IP आइसोलेटिंग कॉक है, 10वें नंबर पर है C3W आइसोलेटिंग कॉक, 11वें नंबर पर है SWC, 12वें नंबर पर है C2 रिले बल्ब, 13वें नंबर पर है यहाँ पर R6 बल्ब है, 14वां जो नंबर है वो है LT कॉक है, 15वें नंबर पर PNT कॉक है, 16वें नंबर पर है क्या, 16वें नंबर पर है यहाँ पर C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब। 17वें नंबर पर है यहाँ पर MUTV बल्ब। 18वें नंबर पर है F1 सेलेक्टर बल्ब। 19वें नंबर पर है 6 kg की फीड बल्ब। 20वें नंबर पर है एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब और 21वें नंबर पर है यहाँ पर 6 kg के फीड बल्ब कॉक है। नेक्स्ट हम मल्टीपल यूनिट है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।